हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन यूथ एकेडमी। आप सभी का स्वागत है यूथ एकेडमी यूपीएससी में। सो बेसिकली इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ आर द पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन क्लासेस। तो बेसिकली जो हमारा पॉलिटिकल साइंस फाउंडेशन क्लासेस रहेगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये टारगेट रहेगा फॉर आर यूजीसी नेट के लिए है, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है, एज वेल एज द यूपीएससी पीएसआईआर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। So basically in the previous unit we basically talk about the political theory. What is political theory? How it is different from political philosophy, political history, politics, right? These things. But in this unit, the unit number 2, इसमें हम बात करेंगे democracy, which is basically a political concept. तो अगर आप UGC की नेट के द सिलेबस को देखेंगे और सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, यू विल गेट टू नो दैट जो हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस कुछ इस तरह है कि पहले पॉलिटिकल थ्योरी पे बात की गई है, फिर पॉलिटिकल थ्योरीज के कुछ कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। पॉलिटिकल थ्योरी के अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें, जैसे कि हमारी हो जाती है डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी, एज वेल एज इक्विटी भी लिख सकते हैं आप इसमें, राइट्स, जस्टिस, सिटीजनशिप, पावर, लेजिटिमेसी, अथॉरिटी। तो ये हम इन सब पे बात करेंगे, राइट। तो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, तो इसमें हम डेमोक्रेसी पे बात करेंगे। और ये जो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है, इट इज़ वे बियॉन्ड, मोर ब्रॉडर दैन यू थिंक, राइट। जितना आप सोचते हैं उससे बहुत ज़्यादा ब्रॉडर आइडिया है डेमोक्रेसी का। अगर हम इसको यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से पढ़ें तो इसको हमें डीप एनालिसिस करना पड़ेगा इसका, एज वेल एज यूपीएससी पीएसआईआर स्टूडेंट्स के लिए भी। PSI स्टूडेंट्स मीन्स पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो एज वी नो दैट दिसंबर साइकिल, यूजीसी का 2 साइकिल्स होते हैं। जनवरी साइकिल मतलब जून में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, एंड जो दिसंबर साइकिल जो जनवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट होता है। तो जून का ऑलरेडी एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुका है। अब दिसंबर साइकिल के जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये बहुत ही हाईली टाइम है कि आप इसको प्रिपेयर करें फॉर द यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो इसमें हम बेसिकली वही बात करेंगे, हम यूनिट वाइज ही चल रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, साथ ही साथ जो दिसंबर के अगर कोई बच्चे टारगेट कर रहे हैं फॉर द मास्टर्स डिग्री ऑफ पॉलिटिकल साइंस में, आप उसको भी इसको साथ ही साथ कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसी में एग्ज़ाम भी होता है। अगर इग्नू का पर्टिकुलर बात करें तो इग्नू में भी 2 साइकिल बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, जून एंड दिसंबर साइकिल, राइट। तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि क्लास उसी तरह से कंडक्ट की जा रही है कि ताकि आपकी जो मल्टीपल पेपर्स है उसको आप एक साथ अप्रोच कर सकें। अगर वही मैं बात करूँ यूपीएससी पीएसआईआर के लिए, अगर आप 2027 का अटैम्प्ट देने वाले हैं यूपीएससी में, तो ये हाई टाइम हो जाता है कि आपका ऑप्शनल दिसंबर तक कंप्लीट हो, और दिसंबर तक कंप्लीट होगा तब आप जनवरी में जाके अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो मेंस की प्रिपरेशन पहले होती है यूपीएससी में, राइट। तो वही यूपीएससी सीएससी की बात करूँ पर्टिकुलरली मैं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, राइट। तो देखिए, इसी को मैंने आपको तीन पेपर को ब्रॉडन करके बताया। अगर मैं इसी में आपको सीयूटी का भी ले लूँ, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए भी ले लूँ, तो उसमें बेसिकली पीजी के लिए भी आपको बीए का मतलब यूजी का पढ़ना पड़ेगा। अगर यूजी आप पॉलिटिकल साइंस से हैं तो आपका पीजी में भी हेल्प हो जाएगा। तो ये भी जनवरी में इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाते हैं, मार्च के अराउंड इनका पेपर होता है। तो आप इसको भी साथ ही साथ लेके चल सकते हैं। तो बेसिकली जो क्लास है बहुत ही होलिस्टिक वे रहेगा, क्योंकि मैं आपको हाई डिग्री का लेवल पढ़ाने वाली हूँ, जिसका हाई डिग्री लेवल ऑफ प्रिपरेशन कहते हैं, एंड बहुत ही वैल्यू रिच ये क्लास रहेगी, ठीक है। बस इसमें इतना ये है कि आपको जब इतने हाई लेवल पे पढ़ाया जाएगा, फॉर एग्जांपल आपका लेवल ये है, तो आप इस लेवल के एग्जाम्स तो दे ही सकते हैं, राइट। इस लेवल का पढ़ाया जा रहा है, इस लेवल के एग्जाम्स हैं, तो ऑफकोर्स आप दे सकते हो। तो मैंने 4 एग्जाम्स ऐसे बताए हैं जो बेसिकली दिसंबर के साथ ही साथ चल रहे हैं। तो अगर आप अभी से पढ़ेंगे, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा टू द प्रिपरेशन करने के लिए टिल दिसंबर, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैंने आपको पूरा फंडा बता दिया है, राइट। इसमें हम डेमोक्रेसी पे बात करेंगे। डेमोक्रेसी पे भी जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। इसी पे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी हो जाएंगे। फिर इसी में एक फंडा पढ़ते हैं हमें डेमोक्रेसी, जिसको हम करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक। तो हम इसे डेमोक्रेसी पे भी पढ़ते हैं। डेमोक्रेसी में हम इंस्ट्रूमेंटल एंड इंस्ट्रिक्टिव डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करें, जिसमें हमें पार्टिसिपेटरी, रिप्रेजेंटेटिव, डेलिब्रेटिव, सोशल, कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसीज की बात होती है।
टाइप्स हो जाएंगे। प्रोसीजर एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसीज पे हम पूरी इस क्लास में ही चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो जितने भी थिंकर्स हैं उनके कीवर्ड्स जो रिलेटेड है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिक्स में कीवर्ड्स। थिंकर्स हो गए, कीवर्ड्स हो गए, विद में एग्जाम्पल्स भी आपको बताती जाऊंगी। हम केस सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, हम सिनेरियोज क्लास में डिस्कस करेंगे। सिनेरियोज टाइप एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बता पाएँ कि क्या हम पढ़ रहे हैं, क्या डिफ्रेंशिएशन है, हम आगे मतलब कॉन्सेप्ट को मोर क्लियरफाई कर पाए। तो ये क्लास ऐसा रहेगा कि इसको आप देखने के बाद आपको 1 इंच भी इतना ऐसा डाउट नहीं करना चाहिए कि मेरे को और कोई क्लास दिख लेना चाहिए ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ऑन द टॉपिक ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें आपका सारा ही कॉन्सेप्ट थॉरली कवर होगा, राइट। तो उसमें हम थिंकर्स पढ़ लेंगे, कीवर्ड्स देख लेंगे, एग्जाम्पल्स देख लेंगे, राइट। तो थिंकर्स तो आपको पता ही पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ एग्जाम में थिंकर्स बेसिकली मोर और लेस पूछा ही जाता है। साथ ही साथ मैंने लास्ट में कुछ स्लाइड्स रखे हैं जिसमें क्वेश्चंस रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लास। तो हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे ऑन द आइडियाज ऑफ नेट का प्रिपरेशन। MCQ टाइप्स रखा है मैंने नेट के प्रिपरेशन पे, वही PYQs टाइप्स हम थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे ऑन दिस टॉपिक, राइट। तो ये मैंने पूरा बता दिया है। लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। यस, तो इसमें हमारा पहला ही टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। वी ऑल नो दैट। हम पहले थोड़ा स्लोली पढ़ते जाएंगे, फिर बाद में हम अपना स्पीड ग्रेजुअली ले लेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पे बात हो रही है। ये सबको पता है, एंशिएंट ग्रीक से लिया गया था। डेमोस का मतलब होता है पीपल, क्रेटोस मतलब होता है रूल और पावर। देयरफॉर क्या बोलते हैं डेमोक्रेसी का, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल। अब इब्राहिम लिंकन की फेमस स्टेटमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल में क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट बिलोंग्स टू द पीपल, पीपल पार्टिसिपेट इन चूजिंग रूलर्स, या पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू सर्व पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर द पीपल का मतलब होता है, जहाँ पर आइडिया होता है फॉर द पीपल के लिए वेलफेयरिज्म का आइडिया, वेलफेयरिज्म का आइडिया। इसी में आपका कॉन्सेप्ट लगता है, हम जो लिबरलिज्म की बात, जब आइडिया ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं, आइडिया ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं, जिसमें हम क्लासिकल लिबरलिज्म विद मॉडर्न लिबरलिज्म, फिर हम पढ़ते हैं एक न्यू लिबरलिज्म। तो ये जो आइडिया होता है ना, मॉडर्न लिबरलिज्म ऑन द आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म की अप्रोच में लगा रहता है। तो जब यही इसी से देखिए मैं आपको कैसे कनेक्ट कर रही हूँ, तो क्लास कनेक्ट ही होगा, क्योंकि मेरा पूरा फाउंडेशन ही पॉलिटिकल साइंस रहा है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, नाउ आई एम परस्यूइंग माई PhD, राइट। तो इसी में मेरा रिसर्च पेपर ही है। तो डेमोक्रेसी से हम इतना कॉन्सेप्ट लिंक कर सकते हैं। हम इसमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी लिंक करेंगे ताकि आपको एक होलिस्टिक रहे और इंजॉयबल क्लास भी रहे, बोरिंग ना हो पाए। द मोस्ट फेमस फार्मूला, ठीक है, इब्राहिम लिंकन का हमने पढ़ दिया, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब एग्जाम में पूछा जाए डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो आपको ऐसा नहीं सोचना कि ये बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट है, कॉमन डेफिनेशन है, सभी लिखेंगे तो मैं क्यों लिखूँ, मुझे तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखना है अपने एग्जाम में। ऐसा आप कुछ मत करना, सब लिख रहे हैं तो आप भी लिख ही देना, क्योंकि ये बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट है इब्राहिम लिंकन जी का कि बहुत ही होलिस्टिक वे में बता रहे हैं कि व्हाट इज बेसिकली मीन ऑफ डेमोक्रेसी इज, राइट। तो अगर आप इसको लिख रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही बनना है कि एग्जाम में कुछ और ही लिखना है, तो आपको बहुत ही वेल थॉरो होना पड़ेगा डेफिनेशन के साथ। बट दिस इज फेयर इनफ टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक क्वेश्चन हो जाता है, हु शुड रूल। तो बेसिकली डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, राइट। लेजिटिमेसी की बात हो जाती है, अथॉरिटी, पावर, लेजिटिमेसी, ऑब्लिगेशन, दीज ऑल द कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसी में पूछा जाता है कि पॉलिटिकल थ्योरी हैज़ डिफरेंट आंसर्स फॉर दिस, कि किसे रूल करना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रूल, ऑन द बेसिस ऑफ रूलर, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द रूलर्स एक्सरसाइज देयर पावर, ठीक है, उसमें थ्योरीज पे है, एंड हु रूल्स। तो बेसिकली थ्योरीज क्या है, जैसे हम बात करते हैं आइडिया ऑफ मोनार्की, राइट। जब हम बात करते हैं मोनार्की, तो मोनार्की एक थ्योरी है, पॉलिटिकल थ्योरी है। उसमें क्या रूलर्स क्या करते हैं, किंग और क्वीन रहते हैं। जैसे कि हम इंग्लैंड की बात करें, वहाँ पर मोनार्की का भी कॉन्सेप्ट है, साथ ही साथ आइडिया ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है। वहाँ पर द रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट भी रहती है, साथ ही साथ मोनार्की भी रहती है, विच इज़ बेसिकली द हेरिडेटरी पोजिशन ऑफ किंग एंड क्वीन।
एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नोबिलिटी एंड एलिट्स। जो एलिट्स लोग बेसिकली रूल करते हैं उनको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। एलिट्स मतलब बेसिकली रिच, रिच। अभी मार्क्सिज्म के आइडियाज में आप रिच को कैसे समझेंगे? बुर्जुआस। मार्क्सिज्म के आइडिया में एलिट्स का मतलब होता है बुर्जुआस। आपको बुर्जुआस को करना है कैपिटलिस्ट क्लास। एंड ऑन द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, न्यू लिबरलिज्म, तो आइडिया ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास लगा सकते हैं ऑन द आइडिया ऑफ न्यू लिबरलिज्म में। तो बेसिकली एलिट्स का मतलब यही होता है। ओलिगार्की, ओलिगार्की का मतलब होता है स्मॉल ग्रुप। बेसिकली अब ओलिगार्की का कॉन्सेप्ट आप एंशिएंट संगम एज में देख सकते हैं। एंशिएंट संगम एज में आइडिया ऑफ ओलिगार्की था। साउथ इंडिया की बात कर रही हूँ मैं। संगम एज में ना ऐसे ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स मिल के रूल करते थे। तो जब ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स मिल के रूल करते हैं उनको आइडिया ऑफ ओलिगार्की कहते हैं। थियोक्रेसी, थियोक्रेसी रिलीजियस अथॉरिटी होती है। अब जहाँ पर आप मेडिवल एज में जाएंगे, मेडिवल एरा में, जहाँ पर स्टेट एंड चर्च को सेपरेट नहीं माना जाता था, राइट? चर्च बेसिकली, चर्च इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द स्टेट टू रूल ऑन द पीपल, राइट? तो चर्च एंड स्टेट की बात हो गई। तभी इसी को अपोज करते हुए क्या रशियन रेवोल्यूशन आया, अमेरिकन रेवोल्यूशन आया, आइडिया ऑफ रेनेसांस आया, आइडिया ऑफ रीजन आया, रैशनैलिटी आई, साइंटिफिक टेम्परामेंट आया। दीज आर द थिंग्स बेसिकली अपोजिंग द आइडिया ऑफ द रिलीजन एंड स्टेट में सेपरेशन, जिसका आइडिया ऑफ सेकुलरिज्म स्टार्ट हुआ। जब इंडिया का एंड वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या डिफरेंस है, ये सब हमें देखने को मिला। अब आता है हमारा ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है पीपल, राइट? पीपल के थ्रू। तो ये हमने कुछ हु शुड रूल एंड ऑन द व्हाट पॉलिटिकल आइडिया। ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेटिक आइडियल्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। ऑन द लाइन्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक्स, एंशिएंट एथेंस, एथेंस पता ही है। अब एथेंस में ही ग्रीक एथेंस की बात करें, अगर हम पॉलिटिकल थॉट्स में जाएं, आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थॉट्स एंड थिंकर्स की बात करें / थिंकर्स, तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? हम सोफिस्टिस्ट की बात करते हैं। अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ी होगी तो जब हम स्टार्ट करते हैं अपना आइडिया ऑफ पॉलिटिकल थॉट से, तो हम आइडिया ऑफ सोफिस्टिस्ट पढ़ते हैं, जो बेसिकली ग्रीक एंशिएंट सिटी से बिलोंग करते थे। उसके बाद आइडिया ऑफ सोक्रेटिस आते हैं, मैं आपको टाइमलाइन बता रही हूँ पूरा। उसके बाद प्लेटो आते हैं, देन एरिस्टोटल आते हैं, ठीक है? यहाँ तक तो हमारे फेमस पर्सनैलिटीज आती है। फिर उसके बाद हम स्किप करके मैकियावेली पे पहुँच जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि मॉडर्न मेडिवल एज के ही थे, ट्रांजिशनल टाइम में थे। फिर हमारा हॉब्स, रूसो, ऐसे करके क्या आते हैं। अगर इसमें आपको और पढ़ना है तो इसी में हम बीच में पढ़ते हैं थॉमस एक्विनास, ऑगस्टाइन के ऊपर पढ़ते हैं, ऑगस्टाइन एंड एक्विनास के ऊपर पढ़ते हैं। तो बेसिकली ये बिलोंग करते थे रिलीजियस सेक्ट्स को बिलोंग करते थे। यहाँ पर ये बात कंजर्वेटिज्म की बात करते थे, ठीक है? रिलीजियस कंजर्वेटिज्म की बात करते थे। तो यहाँ पर हमारा ऐसा कुछ टाइमलाइन देखने को मिलता है। तो हमारी जब स्टार्टिंग ही ओरिजिन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी की ओरिजिन हमारी एंशिएंट ग्रीक सिटी से स्टार्ट होती है, इसलिए हमारा जो ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी का आइडिया भी वहीं से देखने को मिलता है। तो जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे आइडिया ऑन द पॉलिटिकल थॉट्स एंड थिंकर्स पे, तो हम उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्ली डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट हमें एथेंस में देखने को मिला था 15th सेंचुरी BCE में, ठीक है? अब इंडिया में बताइए किसका रूल चल रहा था 15th सेंचुरी BCE में? अगर आप कुछ आइडिया हो, आपने डेमोक्रेसी इन इंडिया पढ़ा हो, तो इट वॉज मेनली अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज, राइट? तो डायरेक्ट में क्या होता है, आप डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, आप बेसिकली पार्टिसिपेट करते हैं in the election, then you represent your representative, and then these representatives will make the policies and they remain accountable and answerable to the people. Basically in India it is we basically perform indirect type of democracy, but Athens and Greek small था तो वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी भी था। सिटीजन पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। डायरेक्टली का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, ये कुछ ग्रुप ऑफ लोग हैं ऑन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, ये बेसिकली पॉलिसी बनाते हैं।
और ये कुछ सिटीजन्स हैं यहाँ पर, लो लेवल पे सिटीजन्स हैं। तो बेसिकली डायरेक्टली बोल रहे हैं इनको कि ये पॉलिसी एक्स बनाइए, पॉलिसी वाई बनाइए, फिर ये जाके इनकी बात सुन के पॉलिसीज बना रहे हैं। तो ये डायरेक्टली डेमोक्रेसी की बात हो गई। इनडायरेक्टली डेमोक्रेसीज में क्या हो जाता है, इनडायरेक्टली डेमोक्रेसीज की बात करें हम तो फॉर एग्जाम्पल पहले इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शन बेस्ड होता है ये, सिटीजन्स होते हैं सिटीजन्स। अब पार्टीज भी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेप्ट भी आपने पढ़ा होगा। पॉलिटिकल पार्टीज बनती है पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। तो ऐसे 3 लोगों ने पार्टी ए को दिया, 2 लोगों ने ए को बी ने दिया, एक को सी ने दिया। तो मेजॉरिटी में कौन आया, 3 में, तो मतलब कौन जीता है, ए जीत गया। अब ए जीतने के बाद अपना हाउस में जाएगा जहाँ पर पॉलिसीज बनती हैं, देन ये पॉलिसीज बनाएगा। पॉलिसीज बनाने के लिए इसको एग्जीक्यूट करेगा, जिसको एग्जीक्यूटिव आएगी, फिर वो बाद में पॉलिसीज आएगी, इम्प्लीमेंट होगी, ये आंसरेबल रहेगा पीपल के थ्रू, राइट। फिर पीपल बताएगी कि पॉलिसीज अच्छी है कि नहीं है, थ्रू द आइडिया ऑफ फीडबैक। इसी में हम जब ये फीडबैक का हम पढ़ते हैं, इसी में हम डेविड ईस्टन का हम इनपुट आउटपुट मॉडल के ऊपर पढ़ते हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग से ही बेस्ड था, राइट। आई होप माई राइटिंग इज वेरी मच लेजिबल, राइट। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के आइडिया डेविड ईस्टन से आप कनेक्ट कर सकते हैं विद द आइडिया ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल, क्योंकि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रनिंग ऑन द आइडिया ऑफ इनपुट आउटपुट मॉडल, राइट। सो यहाँ पर हमने बात कर ली सिटीजन्स पार्टिसिपेट डायरेक्टली। ये डायरेक्टली जो भी सिटीजन्स होते हैं ना, बेसिकली तब होता है जब वहाँ पर स्मॉल कंट्री हो, स्मॉल स्टेट हो, इन पॉलिटिकल लैंग्वेज में स्मॉल स्टेट हो। लार्ज स्टेट के लिए इंडिया एज अ कॉम्प्लेक्स द डाइवर्सिफाइड कंट्री, तो बेसिकली यहाँ पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी लेना इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है। एंशिएंट और टाइम कंज्यूमिंग भी है, फाइनेंशियली ड्रेनिंग भी है। एंशिएंट डेमोक्रेसी वाज पार्टिसिपेटरी बट नॉट यूनिवर्सल। इसका क्या मतलब है यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लाइन का, कि एंशिएंट डेमोक्रेसी जो थी वो पार्टिसिपेटरी थी बट यूनिवर्सल नहीं थी। मॉडर्न डेमोक्रेसीज क्या थी, कंबाइन करती हैं आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्लस द इक्वल सिटीजनशिप, राइट। अगर हम आइडिया ऑफ प्लेटो का पढ़ेंगे एज वेल एज आइडिया ऑन एरिस्टोटल पढ़ेंगे, तो एरिस्टोटल की एक अपनी ही थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, उसमें बेसिकली जो एरिस्टोटल है वो स्लेवरी को एक्सेप्ट करते थे, एज वेल एज प्लेटो ऑल्सो एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ स्लेवरी, ठीक है। तो प्लेटो ने तो अपना ही पूरा और द डिविजन्स कर दिए थे, जिसको करेजियस होते थे वो, मतलब द सोल्जर्स बनते थे, जिसमें विजडम होता था वो पॉलिसी मेकर्स बनते थे, जिसमें एपेटाइट होता था वो ऐसे कॉमन सिटीजन्स बन जाते थे। तो बेसिकली एज पर एरिस्टोटल्स आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, उसमें वुमेन्स को स्लेव्स थे उनको एंड एल्डर्स मेल मेंबर्स को नहीं था, जो इन सबको द इलेक्शन का अधिकार नहीं था, वोटिंग का अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल नहीं था। यूनिवर्सल का मतलब यहाँ पर हो जाता है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर राइट है तो वो राइट थ्रू आउट द स्टेट सबको अवेलेबल हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, कास्ट, क्लास, सोशल बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस, फाइनेंशियल बैकग्राउंड, राइट, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट उनको वो राइट्स अधिकार मिले सबको। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, इंडिया का स्टार्टिंग से ही था कि सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देंगे, यूनिवर्सल एडल्ट सरफराज देंगे, एवरीवन हैव द वोटिंग राइट विथ सेम वोटिंग वैल्यू, एवरीवन हैड वन वोटिंग वैल्यू, कि आप अगर एक वोट डालेंगे तो आपकी एक वोट की वैल्यू एक ही रहेगी, किसी की ऐसा नहीं कि अमीर लोगों की 2 हो जाएगी और गरीब लोगों की 1 हो जाएगी, सबकी एक ही रहेगी। तो ये आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज था विद लाइन ऑफ द इक्वल सिटीजनशिप, नॉट अनइक्वल सिटीजनशिप और डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप ऑन द लाइन ऑफ स्लेवरी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, caste based discrimination, untouchability, right, these are the basically violated in fundamental rights. तो एरिस्टोटल के हिसाब से एंशिएंट समय में स्लेवरी एक्सेप्टेबल थी, वुमेन्स के बाद उतना विजडम नहीं होता था, वुमेन्स
don't have that much wisdom, time to engage in political affairs. As well as हम बात करें जो पुअरली मैंस होते थे, बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द एल्डरली मैंस, जो कि फ्री नहीं होते थे, उनको भी अधिकार नहीं था, ठीक है। तो ये सब हो गए। मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या है, जो कि एंशिएंट डेमोक्रेसी में लेक था, वो मॉडर्न डेमोक्रेसी में लाने की कोशिश की गई और जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में चल रही है। एंशिएंट डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेटरी था बट यूनिवर्सल नहीं था, बट डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल भी था, पार्टिसिपेटरी भी था और इक्वल सिटीजनशिप बेस्ड भी था, राइट। यहीं पे ये प्लेटोस एंड एरिस्टोटल के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस लिए गए। उस समय अलेकेशिया, जो असेंबली ऑफ सिटीजन्स को कहा जाता था, बोलो काउंसिल ऑफ 500, डिकैस्टेरिया, पीपल्स कोर्ट्स को कहा जाता था। जैसे कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर उस समय, ठीक है, ये एंशिएंट ग्रीस के टर्मिनोलॉजीज की बात हो रही है, तो एंशिएंट ग्रीक टर्म्स है ये, ऑन द आइडिया ऑफ प्लेटो का, ठीक है। तो प्लेटो एंड एरिस्टोटल का, क्योंकि दोनों ने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी की बात की एंड सिटीजनशिप की बात की थी। डिक्टेरिया, पीपल्स कोर्ट, काउंसिल ऑफ 500 बोर्डलुस, यहाँ पर इंडिया में जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा होते हैं, उन्हीं से ऐसे किया गया था। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया कि आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाएं टर्मिनोलॉजी से। इफ वी टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, तो डेमोक्रेसी डेवलप ग्रेजुअली, अपने आप ही ग्रेजुअली डेवलप हुई थी। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल माइलस्टोन है जैसे कि एंशिएंट ग्रीस, राइट, ग्रीक से स्टार्ट हुआ सारी पॉलिटिकल्स। फिर रोमन रिपब्लिक के ट्रेडिशन स्टार्ट हुए। मैग्ना कार्टा 1215 को मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, वी विल लुक अपॉन इट। द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। ग्लोरियस रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन हमने बात की। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमारा आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी आया। एक्सपेंशन ऑफ द वोटिंग राइट्स आए। फिर मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई। तो ये हमारा कुछ ऐसा टाइमलाइन चलेगा, इस पर हम अब डिटेल में चर्चा करते हैं मैग्ना कार्टा पे। तो मैग्ना कार्टा ऐसे जैसे बिग बैंग थ्योरी कहा जाता है ना डेमोक्रेसी में। बिग बैंग थ्योरी मतलब बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। तो बेसिकली मैग्ना कार्टा इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन द पॉलिटिकल स्फेयर, फॉर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द राइट्स, लिबर्टी, इक्वालिटी का स्टार्टिंग पॉइंट था फॉर इन द पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है। वाई इंपॉर्टेंट, हेल्प स्टैब्लिश द प्रिंसिपल स्टैब्लिश करने में मदद की गई थी। इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट इन पॉलिटिकल स्फेयर, ठीक है। द रूलर्स इज सब्जेक्ट टू लॉ, द रूलर्स इज सब्जेक्ट टू लॉ, इसको रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है। स्टूडेंट शुड कनेक्ट इट विद, यहाँ पर मैंने आपको एक कनेक्ट करने का आइडिया बताया है, आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ से, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का आइडिया किसका था, ए.वी. डाइसी का। मैंने आपको एक्स्ट्रा में बता दिया, थोड़े थिंकर्स आपको हाथों टिप्स पे पता होना चाहिए। It was not itself a modern democracy institution, but it contributed to the historical development of constitutional government, because it is a starting point for the principle, basically principle established हो रहा था उस समय in the political sphere। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हो जाता है, राइट। अगर हम वही हिस्ट्री में बात करते हैं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी को बैटल ऑफ बक्सर और यू ऑल्सो कैन बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर में, जो कि आई थिंक 1764 के अराउंड हुआ था, वहीं पे बैटल ऑफ प्लासी 1757 के अराउंड हुआ था। मैं इनको बंगाल और उड़ीसा एंड बम्बई के दीवानी राइट्स मिल गए थे। तो इसी को क्या कहा जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सपेंशनिस्ट आइडिया स्टार्ट हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली रूल करना स्टार्ट कर दी थी इंडिया पे। तो ये बात हो रही है कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था। सेम द मैग्ना कार्टा इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द establishment of the principle in the political sphere, as well as we also linked it with the geography idea of Big Bang theory. Basically Big Bang theory is also a starting point of the expansion of the universe, right? So we can connect this in a cross करके discipline, across the disciplines like in history, political science and geography. अमेरिकन रेवोल्यूशन से हमें क्या डेवलपमेंट मिला इन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी।
76 में हुआ था। इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक आइडियाज का था, पॉपुलर सोवरेनिटी स्टार्ट हुई थी। सोवरेनिटी इज बेसिकली इटसेल्फ इज अ डीप डिटेल्ड टॉपिक, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। मतलब इसका मतलब ही होता है सोवरेनिटी का मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल ना होना, इंटरनल कंट्रोल ना होना, फ्री बेसिकली, फ्री इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, नेचुरल राइट्स की बात की थी। अब आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स तो हमें होप्स से भी देखने को मिलते हैं। होप्स ने बेसिकली आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स की बात की थी। तो इसके बाद जेएस मिल से भी हमें आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स देखने को मिलते हैं। होप्स ने हमारे आइडिया ऑफ नेचुरल राइट बताए। जेम्स ने हमें 3 आइडिया ऑफ नेचुरल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, लाइफ एंड द फ्रीडम की बात, लिबर्टी की बात की थी। रिप्रेजेंटेशन की बात हुई, रिप्रेजेंटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात कर दी, गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं? अमेरिकन रेवोल्यूशन, राइट्स आए थे, रिप्रेजेंटेशन आए थे एंड आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया था। कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट ऑन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द लाइन्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। आई एस्टैब्लिश द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें क्या मिला? वी ऑलरेडी नो दैट फ्रेंच रेवोल्यूशन इज वेरी मच फेमस वन। फ्रेंच रेवोल्यूशन से हमें आइडिया ऑफ फेमस आइडियाज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी मिला। रेवोल्यूशन चैलेंज करता है एब्सोल्यूट मोनार्की को, चैलेंज करता है। लेकिन यहाँ पर एब्सोल्यूट वर्ड लिखा हुआ है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मोनार्की को वो बेसिकली अपोज करता है, बट लिमिटेड मोनार्की को अपोज नहीं करता है। मोनार्की हो बट इन द स्फीयर ऑफ रूल ऑफ लॉ हो, इन द स्फीयर ऑफ लॉ हो, अनलिमिटेड ना हो, अपनी मनमानी से कुछ ना कर रहा हो। ठीक है, फ्यूडल प्रिविलेजेस की बात करता है। अब आइडिया ऑफ फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा आपने मेडिवल टाइम्स में, यूरोपियन फ्यूडलिज्म एंड इंडियन फ्यूडलिज्म, सामंतवाद सिस्टम जिसे कहा जाता है। हेरिडेटरी पॉलिटिकल हायरार्की को अपोज किया था उसने। एग्जाम कनेक्शन में आप क्या कर सकते हैं? फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की थी। तो कंसेप्चुअल फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी पे तो हम थोड़ा कनेक्ट करते हैं इसे। तो जो फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट होती हैं। तो डेमोक्रेसी हैज़ फैमिली ऑफ कंसेप्ट्स। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट यू अंडरस्टैंड डेमोक्रेसी। तो बेसिकली 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज आते हैं, ऑटोनॉमी, इक्वालिटी एंड लिबर्टी। जिसके हम ऑटोनॉमी में हम कनेक्ट करते हैं आइडिया ऑफ पावर with legitimacy, give rise to idea of autonomy। ठीक है, इसमें हमारे आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, इक्वालिटी एंड इक्विटी, लिबर्टी कनेक्ट विथ फ्रीडम। इसमें साथ ही साथ हमारा आइडिया ऑफ जस्टिस भी आएगा, आइडिया ऑफ जस्टिस। तो ये जब हम बात करते हैं ना व्हाट इज डेमोक्रेसी बेसिकली मीन्स, जब हम डेमोक्रेसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे बेसिकली ऐसे कुछ फैमिली मेंबर्स होते हैं। डेमोक्रेसी इज अ हेड एंड देयर इज अ फैमिली मेंबर्स। उसमें फैमिली मेंबर्स का पहला मेंबर क्या है? ऑटोनॉमी, दूसरा है इक्वालिटी, तीसरा है लिबर्टी। जब हम इन तीनों को पढ़ लेते हैं तो हम डेमोक्रेसी की इसी कोर अंडरस्टैंडिंग को समझ लेते हैं। तो ये हमारे यूनिट वाइज इसको भी पढ़ेंगे। हमारे यूनिट में ही पहला है लिबर्टी, राइट। अब ऑटोनॉमी की थोड़ी चर्चा करते हैं इन सिंपल टर्म्स। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? बेसिकली नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, राइट। ऑटोनॉमी सिंपल मीनिंग में देखें, ऑटोनॉमी सेल्फ रूल की बात करता है। सेल्फ रूल, यहाँ पर आप गांधी जी का आइडिया क्या मैं पूछूंगी, इफ समवन एल्स ऑलवेज मेक डिसीजन फॉर यू, यू आर पॉलिटिकली फ्री? ऑफ कोर्स नो। अगर आपके लिए कोई और डिसीजंस लेगा, क्या आप पॉलिटिकल फ्री रहेंगे? तो वही होता है सेल्फ रूल, अपने आप को बताना, अपने आप को डिसीजन, अपने आप की डिसीजन खुद लेना, इंडिपेंडेंटली लेना। यहीं पे आइडिया ऑफ स्वराज भी आप लिंक कर सकते हैं गांधी जी का, स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, डेमोक्रेसी assumes that citizens should have ability participate in decision affecting them। अब यहाँ पर आइडिया रूसो का कनेक्ट करिए। बेसिकली ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी एंड सोवरेनिटी, राइट। ऑटोनॉमी
एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूटिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अगर एब्सोल्यूटिज्म आ जाएगा ऑटोनॉमी में तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, नॉट कनेक्टिंग। वहीं पे एब्सोल्यूटिज्म में ना होते ऑटोनॉमी इन द लाइन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होगा तो ये रिलेटेड करेगा आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना है थिंग्स को। अब सेल्फ रूल की बात हुई, स्वराज की बात हो गई, गांधी जी भी कुछ स्वराज पे बोलते थे, सेल्फ रूल की बात करते थे। यहीं पे हम आइडिया ऑफ सोवेनिटी की भी बात करते हैं, सोवेनिटी प्लस ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी ऑन द लाइन्स ऑफ पावर प्लस लेजिटिमेसी। ठीक है, तो यही हो गया सोवेनिटी। नॉन इंटरफेरेंस फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, नॉन इंटरफेरेंस फॉर द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस ना आए, इसी को सोवेनिटी कहते हैं। ऑटोनॉमी सेल्फ रूल की बात हो गई, ठीक है। ऑटो मीन्स ही होता है सेल्फ, राइट। तो यहाँ पर रूसो का एक कॉन्सेप्ट लिंक करना है कि रूसो कनेक्ट्स फ्रीडम विद सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम को सेल्फ गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करते हैं। हिज बेसिक आइडिया क्या था, पीपल आर फ्री व्हेन दे पार्टिसिपेट इन मेकिंग द लॉज टू विच दे आर सब्जेक्ट। तो बेसिकली उनके हिसाब से जिस लॉ को वो फॉलो करेंगे पीपल, उनको उसमें पार्टिसिपेट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं वो अंधाधुंध फॉलो कर रहे हैं और उसमें उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसीलिए जब रूसो ने कहा कि पीपल हैव टू फॉलो दोज रूल विच बेसिकली दे बिलोंग टू, राइट। तो इसमें आइडिया ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड आइडिया ऑफ डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी आ जाता है। मैं आपको दोनों का डिफ्रेंसिएशन बताऊंगी ज़रूर, बस जस्ट विद इन अ सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर रूसो का पॉपुलर सोवेनिटी आ जाता है, सेल्फ गवर्नमेंट एंड ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, राइट, रूसो का। इक्वालिटी में हम डेमोक्रेसी रिक्वायर्स पॉलिटिकल इक्वालिटी, मीनिंग सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस, ठीक है। रिपब्लिक की बात हो रहा है यहाँ पर, आइडिया ऑफ रिपब्लिक। सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन देख सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट इक्वल पॉलिटिकल वर्थ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने बात की कि हर एक का एक वोट का अधिकार, एक वैल्यू ही होगी। But explain an important distinction between political equality is not equal to economic equality. अब इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या अंतर है इसमें। अगर हम बात करें पॉलिटिकल इक्वालिटी का मतलब है इन पॉलिटिकल स्फेयर हमें इक्वल रहना है, बट इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करेंगे ना तो यहाँ पर मार्क्सिज्म आ जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा, सोशलिज्म आ जाएगा, ये आ जाएगा इसमें। इसलिए हम इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात नहीं करते, हम पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करते हैं। इकोनॉमिक इक्वालिटी हम इकोनॉमिक इक्वालिटी को ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, ठीक है। पीपल कैन हैव डिफरेंट इनकम्स, वेल्थ एंड ऑक्यूपेशंस, राइट, बट स्टिल पोजेस इक्वल वोटिंग राइट्स। अभी हम इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना कि किसके पास कितना इनकम है, कितनी वेल्थ है, कितना ऑक्यूपेशन है। ये इकोनॉमिक लाइन पे आ गया, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइन पे आ गया। हम सोशल भी कंट्रोल नहीं कर सकते, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइन पे आ गया। बट हम ये तो कंट्रोल कर सकते हैं कि रिस्पेक्टिव ऑफ सोशल स्टेटस, जेंडर, बेसिकली सेक्स, द ऑक्यूपेशन, हम बताएंगे कि पॉलिटिकल स्फेयर में आप सब इक्वल है ऑन द लाइन्स ऑफ इक्वल वोटिंग पावर, राइट। इक्वालिटी प्रॉब्लम यहाँ पर है, ये तो हम बताएंगे इक्वल है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाता है हमारा, इफ इकोनॉमिक इनवैल्यू बिकम एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम हो गया, वेल्थी ग्रुप्स में रिक्वायर डिसअप्रोप्रिएशन पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, देयरफॉर formal political equality may not always produce substantive political equality. These become important for understanding social democracy, ठीक है। सोशल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की बात की। अभी हम आइडिया ऑफ DPSP से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। इसमें आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 में सब क्लॉज सी है जहाँ पे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो ये इकोनॉमिक इक्वालिटी को कैसे इकोनॉमिक इक्वालिटी लाने की कोशिश कर रहा है। जब यहाँ पे कहा ना कि कुछ वेल्दी लोग डिसप्रोपोर्शनेटली बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है उनका। बोलते हैं ना कि यहाँ पर एलिट्स लोगों का बहुत ही एलिट्स लोग इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजन मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट, हाउ, थ्रू द आइडिया ऑफ पावर,
मनी पावर, थ्रू द आइडिया ऑफ मनी पावर। जब डिस्प्रोपोर्शनेटली ज़्यादा ही रिच हो जाते हैं तो वहाँ पर यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, ऑन द लाइन्स ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी क्रिएट हो जाती है बहुत ही ज़्यादा। तो इसी को कैटर करते हुए हमारा DPSP आता है, जिसमें आइडिया ऑफ वेलफेयरिज्म होता है। वेलफेयरिज्म, आइडिया ऑफ वेलफेयर होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ये इकोनॉमिक एंड सोशल लाइन्स को प्रोटेक्ट करता है, और जो फंडामेंटल हमारी राइट्स है वो पॉलिटिकल स्फेयर में ही मददगार रहती है। बट जो DPSP है वो सोशल एंड इकोनॉमिक लाइन पे हेल्प करता है। तभी यहाँ पर आर्टिकल 39C है जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को वायलेट करता है, ठीक है। लिबर्टी, तो लिबर्टी बेसिकली हम लिबर्टी को फ्रीडम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। फ्रीडम एंड लिबर्टी आर द सेम, द वर्ड आर इंटरचेंजेबली वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। तो जब हम डायरेक्टली फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जो बेसिकली पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन है, जिसमें हम आर्टिकल बात करते हैं 12 से लेके हमारे ये 32 तक होते हैं। 33, 34 एंड 35 आर एक्सेप्शन टू फंडामेंटल राइट्स होते हैं, ठीक है। 33, 34 एंड 35 आर द एक्सेप्शन टू द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। 32 एंड 12 से 32 से आता है फंडामेंटल राइट्स। 32 में हमारा क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की बात की जाती है। ये सब आपको थोड़ा याद होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में हमें रिट्स दिए जाते हैं, आइडिया ऑफ रिट्स। रिट्स में हमें क्या होता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सेटियोरी, क्यूरेंटो एंड प्रोहिबिशन। these 5 काइंड ऑफ द रिट्स वी प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 32, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहा था। 12 में बेसिकली हमें पता था व्हाट इज स्टेट, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं। 40 to 18 तक हमारी क्या बातें होती है, 14 to 18 में इक्वालिटी की बात ही होती है, ठीक है। एंड 19 to 22 तक हमारी आइडिया ऑफ फ्रीडम की बात होती है, तो लिबर्टी एंड फ्रीडम की बात होती है। तो इसी में बात करें कि डेमोक्रेसी रिक्वायर सिटीजन टू बी फ्री टू पार्टिसिपेट इन इंपॉर्टेंट डेमोक्रेटिक फ्रीडम। अब इसको फ्रीडम टू पार्टिसिपेट में फ्रीडम टू स्पीच, अब ये आर्टिकल 19A सब क्लोज ए की बात है, ठीक है। ये बी की बात है, C-D-E ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, इन तीनों को आप अभी कनेक्ट कर दिए रिसेंट जेनजी प्रोटेस्ट से। जेनजी प्रोटेस्ट से कनेक्ट करिए, जहाँ पर ये जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट हुआ था जेनजी, जहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी एंड सोनम वांगचुक द सोशलिस्ट ने बेसिकली लीडरशिप ली थी, एंड द जेनजी आर बेसिकली पार्टिसिपेटिंग। तो ये सारे को एक्सप्रेशंस को बता रहे थे ना, कैसे उन्होंने पीसफुली भी पार्टिसिपेट किया ऑन द लाइन्स ऑफ पीसफुल रेजिस्टेंस। यहाँ जगह गांधी जी की आइडियोलॉजी से कनेक्ट होता है, ठीक है। फ्रीडम कॉन्शियसनेस दिखाया गया था ऑन द पीसफुल रेजिस्टेंस में ही। फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात की गई थी। अब JS मिल है जो हमारे बेसिकली नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी भी इससे भी लिंक्ड है। तो मिल स्ट्रांगली डिफेंडेड इंडिविजुअल लिबर्टी। बेसिकली JS मिल एंड जेरेमी बेंथम, अगर मैं इसको मोर प्रिसाइजली बात करूँ, JS मिल कनेक्टेड एंड जेरेमी बेंथम। तो JS मिल, जेरेमी बेंथम की आइडियोलॉजी, आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, हैप्पी द लार्जेस्ट गुड्स ऑफ द लार्जेस्ट पीपल की जो बात करते हैं, हैप्पीनेस की बात करते हैं। एंड JS मिल बेसिकली इन्फ्लुएंस यूटिलिटेरियनिज्म एंड द लिबरलिज्म की बात होती है यहीं पे JS मिल भी ऑल्सो टॉक अबाउट द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, है ना। और यहीं पे वो बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म। आइडिया ऑफ लिबरलिज्म इज कनेक्टेड टू आइडिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म। तो इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, वही बात हो रही है। वाई डेमोक्रेसी, हमें डेमोक्रेसी की क्यों ज़रूरत है। अब यहाँ पर हमारा थोड़ा कोर डीप अंडरस्टैंडिंग स्टार्ट होती है। अभी तक हम थोड़ा ऊपर से पढ़ रहे थे, साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है, मैंने थिंकर्स के साथ कनेक्ट किया, तो आपको थिंकर्स अभी तक चल रहे हैं। मैंने कितने थिंकर्स कर लिए इसमें, जेरेमी बेंथम हो गए, रूसो हो गए, JS मिल हो गए हमारे, है ना। तो प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, सोफिस्टिस्ट की बात करी हमने। तो वाई डेमोक्रेसी, वाई शुड वी prefer democracy over other forms of the government. See, democracy is not the perfect kind, बात करें डेमोक्रेसी कोई परफेक्ट काइंड ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है, बट बेसिकली इट इज, जब बोलते हैं ना वर्स्ट एंड वर्सेस्ट, तो ये वर्स्ट से थोड़ा
थोड़ा सा अच्छा वाला काइंड ऑफ थिंग है, मतलब ये टोटली परफेक्ट नहीं है, टोटली रिजेक्टेड भी नहीं है, इट्स जस्ट गोइंग टू द मीडियम लाइन पे है। तो यहाँ पर देखिए देयर आर टू मेजर आंसर्स हैं, इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन का एंड इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन देता है हमें व्हाई वी नीड अ डेमोक्रेसी, राइट। तो इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन क्या होता है, इंट्रिंसिक का मतलब क्या लग रहा है, इनसाइड, इंट्रिंसिक का मतलब आप समझिए, वर्ड को ब्रेक डाउन करिए, वर्ड को ब्रेक डाउन करके देखिए, इंट्रिंसिक हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, आप जब इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 रुपये का कॉइन होता है, जैसे 1 रुपये का कॉइन सिल्वर से बना गया है, मानिए हम एंशिएंट समय में रह रहे हैं, संगम एज में सिल्वर का कॉइन था 1 रुपये का, 1 रुपये का है, इसका फेस वैल्यू क्या है, फेस में क्या लिखा है, इसके ऊपर चेहरे पे क्या लिखा है, 1 रुपये, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 रुपये। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब अब ये वैल्यू मैं ऐसे भी तो कर सकती हूँ, ये 1 रुपये का वैल्यू अगर मैं सिल्वर को पिघला दूँ और इस सिल्वर की कीमत बाजार में 100 रुपये हो जाए, तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू ऑफ दिस 1 रुपीज़ इज नॉट इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़। ऐसा चलता भी था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको हटा के सिल्वर कॉइन्स को हटा के दूसरा काइंड ऑफ धातु का यूज़ किया था, मेटल्स का। तो ये जैसा आपको ऐसे अंडरस्टैंड के लिए बता रही थी, थोड़ी अलग स्टोरी है ये। इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन देने को बात होती है, तो इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन में डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल इन इटसेल्फ, डेमोक्रेसी इटसेल्फ है, मतलब इनसाइड है, खुद ही है। वाई? बिकॉज इट रिप्रेजेंट ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी, ऑटोनॉमी, फ्रीडम एंड सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि जब डेमोक्रेसी का फंडा ही समझते हैं तो फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ते हैं, तो द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली ऑफ डेमोक्रेसी में हम आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, इंडिविजुअलिज्म, आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, पावर, ऑब्लिगेशन, जस्टिस, राइट, दीज कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो डेमोक्रेसी इज कंसिस्ट विद दीज आइडियोलॉजीज। अब इसकी इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज की बात करते हैं। इंट्रिंसिक की बात कर ली, इनसाइड क्या है डेमोक्रेसी के अंदर, एंड इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज। इंस्ट्रूमेंटल आइडियाज में हम बात करते हैं, आर्गुमेंट्स क्या है, डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल बिकॉज इट प्रोड्यूस गुड कॉन्सिक्वेंसेस। क्या बोला गया है, पहले मैंने बात की डेमोक्रेसी को मैंने कनेक्ट किया आइडिया ऑफ इंट्रिंसिक डेमोक्रेसी से, जस्टिफिकेशन दिया मैंने पूछा हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, मैंने स्टूडेंट से पूछा हमें डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, उन्होंने स्टूडेंट बहुत ही शानदार आंसर दिया, उन्होंने कहा 2 तरह से मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि हमें आंसर डेमोक्रेसी क्यों चाहिए। पहला जस्टिफिकेशन मैं आपको देता हूँ ऑन द लाइन्स ऑफ इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन। इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन में वो बताता है कि डेमोक्रेसी ही कंसिस्ट करता है आइडिया ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, आइडिया ऑफ जस्टिस, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट, फ्रेटर्निटी, इनसे कनेक्ट करता है। और जो सोवरेनिटी की बात करें हम, है ना, ऑब्लिगेशंस, अथॉरिटी की बात करें, तो ये इंट्रिंसिक है। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी के साथ ये आना कंपलसरी ही है, हम डेमोक्रेसी को लाने की कोशिश करेंगे, ये आइडियाज उसके पीछे पीछे खींचते चले आएंगे। तो ये उन्होंने, एक स्टूडेंट ने ऐसा आंसर दिया, दूसरे ने कहा हम इसको इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन की तरह भी देख सकते हैं, ऑन द लाइन्स ऑफ कि डेमोक्रेसी लाने के बाद ही कौन कौन से रिजल्ट्स को प्रोड्यूस करता है, बेसिकली आउटपुट क्या है इसका, डेमोक्रेसी के वे मेथड को यूज़ करने के बाद हमें क्या क्या रिजल्ट्स मिले, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए, क्या क्या गुड कॉन्सिक्वेंसेस हमें प्रोड्यूस हुए। फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेबिलिटी आई, बेटर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू द आइडिया ऑफ इलेक्शन, है ना, द टाइम बेस्ड इलेक्शन, जो 5 सालों के भी इलेक्शन हो जाते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव हुई, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट आया थ्रू द आइडिया ऑफ फंडामेंटल राइट्स, है ना, द लीगल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, पब्लिक डिबेट स्टार्ट हो गया, राइट, कॉस्मोपॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऑन द लाइन्स ऑफ दैट क्राइसिस करेक्शंस हुए। अमर्त्य सेन की आइडिया यहाँ पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, सेन कनेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी विद पब्लिक रीजनिंग एंड अकाउंटेबिलिटी के साथ, ठीक है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फेस पब्लिक प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म विच कैन हेल्प प्रिवेंट सीरियस डैमेज टू द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, बेसिकली सीरियस पॉलिसी फेलियर्स को करता है प्रिवेंट। तो जब पब्लिक की रीजनिंग, पब्लिक के पब्लिक की रीजनिंग, पब्लिक का डेलिब्रेशन आता है, डिस्कशन, डिसीजन मेकिंग आता है, तो वो बेसिकली डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंटल था, ये इंस्ट्रूमेंटल रिजल्ट बेस्ड था कि डेमोक्रेसी की मैथडोलॉजी को यूज़ करके, डेमोक्रेसी की मेथड को यूज़ करके हमें क्या गुड कॉन्सिक्वेंसेस मिले। और इंटरेस्टिंग वैल्यू में क्या था कि डेमोक्रेसी इटसेल्फ क्या क्या हमें देता है खुद से ही, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ों की बात कर ली,
इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशंस में इंस्ट्रूमेंटल एंड इंट्रिंसिक जस्टिफिकेशन में इंट्रिंसिक एंड इंस्ट्रूमेंटल। डेमोक्रेसी इज वैल्यूएबल इटसेल्फ क्योंकि उसमें डेमोक्रेसी में ही फैमिली के कॉन्सेप्ट में क्या होते हैं, डेमोक्रेसी इज द फैमिली हेड एंड द मेंबर्स आर पावर, you can say liberty, fraternity, equality, on the lines of popular sovereignty, accountability, authority, obligation, legitimacy, right? These are the things itself. Accountability, equality, participation and freedom आता है। वहीं पे democracy is useful as a means of good consequences, as a means of good results, as a means of output on the lines of accountability, responsibility, good governance and better outcomes। इसलिए हमारा भी पॉलिसी भी चल रहा है मिनिमम गवर्नमेंट विद मैक्सिमम गवर्नेंस की बात हो रही है, ठीक है। अब हमारा था प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पर थोड़ा क्लास बड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा इसको क्लास 2 में कर लें, इसको थोड़ा पार्ट 2 करके कर लेंगे। तो हमने अभी तक देख लिया, हमें अभी क्या देखना बाकी है, हमारा प्रोसीजरल एंड सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी एंड टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यही हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम अभी क्लास को एंड करते हैं कि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो जाए और इसमें हमें ज़्यादा इतना घुसना ना पड़े, थोड़ा बोरिंग ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि क्लास थोड़ा इंटरेस्टिंग रहे, अट्रैक्टिव क्लास बना रहे, आपको जानने में भी अच्छा लगे और मुझे पढ़ाने में भी लगे, ठीक है। सो यहीं पे मिलते हैं, तो पार्ट 2 में आपका वेट करूँगी, मैं ज़रूर मिलना वहाँ पर। सो थैंक यू एवरीवन वॉचिंग दिस सीरीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2। थैंक यू एवरीवन।